नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है गौरी वर्मा। मैं आई हूँ दिल्ली से और मैं हूँ कॉन्फेक्ट की फाउंडर। गौरी कितनी एरोगेंट है, इसको कितना घमंड है। क्या इसको लगता है कि सिर्फ इसी को बिजनेस आता है? अगर आप सोशल मीडिया पे तैर रहे फैले हुए कमेंट्स, ट्रोल्स के बेसिस पे मुझे जज कर रहे हैं तो रुक जाइए। इस कॉन्फिडेंट और बोल्ड पर्सनालिटी, जिसको लोग मुंहफट भी कहते हैं, इस जिद्दी, मुंहफट और एरोगेंट लड़की के पीछे एक 15 साल की लड़की है जिसको 10th स्टैंडर्ड में बोला गया कि तुम्हारे मार्क्स गुड इनफ नहीं है, तुम शादी कर लो। एक 25 साल की लड़की है जिसको बोला गया ऑक्सफोर्ड में पढ़ के घर वापस आओ, यहाँ जॉब करो क्योंकि तुम्हारी शादी करानी है। इसके पीछे एक 30 साल की औरत है जिसके डैड ने सूर्यवंशम स्टाइल में उनको अल्टीमेटम दिया था, प्यार या परिवार। इन सारी चीजों का कॉमन लिंक क्या है? क्या लगता है आपको? सोचिए जरा, आप चौंक जाएंगे। इन सारी चीजों का कॉमन लिंक है जेंडर। नमस्कार, मेरा नाम शेफ गौरी है और मैं दिलवालों की दिल्ली से आती हूँ। मेरी कंपनी का नाम कॉन्फेक्ट है और इसके अंदर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स केक डेकोरेशंस के लिए बनाती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड वुमन हूँ जो बहुत जिद्दी है, बट जिद हमेशा बुरी नहीं होती। 15 साल की उम्र में 10th बोर्ड में मेरे सिर्फ 66% आए थे। मेरे मार्क्स देख के मेरे पेरेंट्स को गुस्सा तो बहुत आया, बट मुझे ये भी बोला गया कि इन मार्क्स के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा सिर्फ यही फ्यूचर है कि तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। तब मैंने सोचा कि इसका क्या उपाय होगा। मैं इतना डिसहार्टन हो गई थी कि मेरे खुद के पेरेंट्स को मेरा फ्यूचर सिर्फ शादी ही दिख रहा था, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक स्पोर्ट खेलूं जिससे मुझे एक चांस मिले, फाइटिंग चांस टू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। और यहाँ से शुरू हुई मेरी स्विमिंग की जर्नी, जहाँ पे मैंने 6 महीने में बिगनर से लेके नेशनल लेवल के मकाम तक अकेले रोज 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करके पहुंची, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए था। मैंने अप्लाई किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैं पहुंच गई। सब इतना खुश थे, सब इतना अच्छा चल रहा था। कोर्स खत्म ही होने वाला था कि मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि मुझे जॉब करने दो लंदन में। उन्होंने उस टाइम सख्त मना कर दिया और कहा कि तुम्हें पढ़ने भेजा था, जॉब करने के लिए नहीं। तुम वापस आओ इंडिया और यहाँ पे अच्छी सी जॉब ढूंढ लो और फिर शादी कर लो। फिर यही शादी। मेरे को लगा कि इतनी मुश्किलों से गुजर कर, इतने सैक्रिफाइसेस कर कर एक मुकाम तक मैं पहुंची। अब तो उनको खुश होना चाहिए था। अब तो मुझे चॉइस मिलनी चाहिए थी कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊं, मेरे जो सपने थे मैं पूरा कर पाऊं, क्योंकि मैंने उनको दिखाया कि मेरे में वो था जो मैं कर दिखा सकती हूँ। हाउएवर, इसके बाद भी मुझे बोला गया कि घर आओ और तुम्हारी शादी करानी है। उस टाइम मैंने उनके साथ एक डील क्रैक करी, वेरी सिमिलर टू जो मैंने शार्क टैंक में किया। मैंने उनका कहा प्लीज मुझे 1 साल दे दो काम करने के लिए। 1 साल बन गया 2, और उसके तहत मैंने डिलॉयट में लंदन में काम किया और फिर मैं इंडिया वापस आ गई। तो मैं पहुंच गई बॉम्बे, और बॉम्बे में मैंने बहुत सारे जॉब्स करे इन बिजनेस डेवलपमेंट। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया आ चुके थे और उनको अब अपने स्टोर्स अक्रॉस इंडिया खोलने थे। वहां आई मैंने काम किया ब्रांड्स लाइक कैल्विन क्लाइन, फ्रेंच कनेक्शन, नॉटिका, एक्सेसराइज, गेस, आप नाम लो, और मैंने हर जगह काम किया है। 100 से 150 से ऊपर दुकानें पैन इंडिया मैंने ओवर 3 इयर्स खोली, और बहुत कड़ी मेहनत करके मैं पहुंची एक ब्रांड हेड की पोजीशन तक। उसके बाद मेरा मूड था कि अब करते हैं शादी। तो मैं आई वापस दिल्ली और वहां पे बना शादी का प्रोग्राम। मिली तो मैं अपने हस्बैंड से काफी पहले थी, बट मुझे बहुत टाइम लगा कन्विंस करने को अपने फैमिली को, और मुझे लगा टाइम के साथ वो कन्विंस भी हो जाएंगे। 5 साल मैंने कोशिश करी उनको कन्विंस करने के लिए, बट वो नहीं माने। अल्टीमेटली 30 साल की उम्र पे मैंने कहा डैड अब टाइम बहुत हो गया, 5 साल हो गए, मुझे जाना है शादी करने। उन्होंने कहा आपको अपनी पसंद रखनी है तो आपको चूज करना पड़ेगा, आपका परिवार या आपका प्यार। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था और सबसे मुश्किल डिसीजन। आप प्यार और परिवार के बीच में कैसे चूज कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। बट फिर मैंने कहा आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई सेल्फ। मुझे चाहिए था एक कंपेनियन, एक बेस्ट फ्रेंड, एंड शादी मैंने कहा मुझे सिर्फ प्यार के लिए करनी थी। तो मैंने चूज किया प्यार, और हम पहुंच गए वेगस, जहाँ पे हमने अपनी करी एक ड्रीम वेडिंग। वेगस से वापस आने के बाद हमने एक केक ऑर्डर किया, और ये केक बन गया मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। बट वाओ, आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती अगर इतनी सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मेरे साथ नहीं हुए होते। तो वेगस की शादी के बाद
हम लोग ने डिसाइड किया कि हम रखेंगे एक वेडिंग रिसेप्शन दिल्ली में, जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया एक 36,000 रुपए का वेडिंग केक, जो आज की डेट में बहुत फेमस हो चुका है। 2013 में बहुत कम बेकर्स थे जो उस टाइम इस तरीके के केक्स बनाते थे, बट अपनी रिसर्च करके बेकर से मिलके मल्टीपल मीटिंग्स टेस्टिंग्स के बाद मैंने उनको सेलेक्ट किया और उनको पैसे दिए कि ये केक हमें चाहिए। बट मुझे ये सपनों में भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि जब वो केक मेरे रिसेप्शन पे पहुंचा वही निकला कचरा, और यहाँ फटा मेरा बॉम्ब। और यहाँ से आइडिया आया हाउ टू गेट इनटू दिस बिजनेस, और कॉन्फेक्ट की शुरुआत ऐसे हुई। तो मैं बन गई गौरी से शेफ गौरी। यहाँ पे मैंने सोचा कि इस केक के क तक ना तो मैं पहुंच के जाऊंगी और मैं देखूंगी इस केक में है क्या, इतना हवा क्यों बना हुआ है। तब मैंने थोड़ी रिसर्च करी, फ्रेंड से बात करी, 2-3 बेकरीज पे गई, होटल्स पे गई, समझी कि क्या प्राइस पे क्या मिलता है, इंडिया में क्या बिकता है, कैसे बिकता है और क्या मार्केट है। बहुत सी रेसिपीज मैंने ट्राई करी यूट्यूब के थ्रू, गूगल रेसिपीज, जितना ऑनलाइन मिल सका था। उस टाइम केक वाज नॉट ट्रेंडिंग, टुडे इट इज। एंड शुरुआत बहुत मुश्किल थी, कहाँ से उसके टूल्स ढूंढूं, यूटेंसिल्स, इंग्रेडिएंट्स, बर्तन, कहाँ से चीजें आएंगी, अवन कौन सा लेना है, कैसे बेक करना है। इतनी लंबी जर्नी थी, इतने सारे ट्रायल्स करे, इतने सारे लोगों को सैंपल्स बांटा, फीडबैक लिया, तब जाके एक छोटा सा काम शुरू किया सिर्फ कपकेक्स बेचने का, क्योंकि उस टाइम मुझे केक नहीं बनाना आता था। सिर्फ कपकेक्स बनाना सीखा और वो बेचना शुरू किया ताकि मैं समझूं इंडियन कस्टमर को क्या पसंद है और क्या प्राइस पे क्या बिकेगा। और यहाँ से शुरुआत हुई जीज पेटिस्ट्री, जो मेरी बेकरी का नाम बना। बेचना आसान बिल्कुल नहीं था, मुझे पता भी नहीं था केक कैसे बेचते हैं, किसको बेचते हैं और क्या प्राइस करते हैं। और जो निगोशिएशंस होती हैं प्राइस को लेके, वो तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए डील करना। ऐसे ही करते करते फेसबुक पे मैंने अपना पोस्ट डाला और मैंने बिजनेस घर से शुरू करा। रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मेरी थोड़ा हौसला बढ़ा और मैं पहुंच गई मॉल्स। मॉल्स पे मैं टेबल्स लेती थी रेंट पे फॉर द डे। उनके जैसे फूड मार्केट्स होते थे या फ्ली मार्केट्स या वीकेंड मार्केट्स, अब बहुत ट्रेंडिंग है, उस टाइम बहुत छोटी स्केल पे होता था। तो अराउंड एक टेबल अराउंड 8,000 रुपए की आती थी और मैं बेचती थी 80 रुपए का एक कपकेक। इसका मतलब सिर्फ टेबल की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे दिन के 100 कपकेक बेचने होते हैं। अब सुनने में तो लगता है 100 कपकेक मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज लोगों को कन्विंस करना, खरीदना। और जब आप इस तरफ खड़े होते हो ना टेबल के, तब आपको पता लगता है कितने लोगों का वॉलेट खुलवाना कितना मुश्किल है। लोग जो आपको जानते और पहचानते हैं उनको बेचना कितना मुश्किल है। अपना सेल्फ एस्टीम लोगों के सामने उतरना तो मुश्किल था ही, बट फैमिली को समझाना कि LSR के बाद, ऑक्सफोर्ड के बाद, डिलॉयट के बाद, इतना काम करने के बाद अब मुझे केक बनाना है। मेरी फैमिली में मुझे याद है किसी ने मुझे बोला, तुमने हमारी नाक कटा दी है, हम लोगों को क्या बोलेंगे, हमारी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड डॉटर केक बनाती है और वो लोगों को केक्स बेच रही है 80, 90, 100 रुपए के। इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। सबको लगा मेरी लाइफ में कोई मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, सबको लगा कुछ प्रॉब्लम है, सबको लगा कि शादी होगी इसका दिमाग ही खराब हो गया है। इतनी चीजें मैंने सुनी, बट सुन के अनसुना करना बहुत जरूरी होता है। अपने पे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करते ही करते बड़े बड़े ब्रांड्स आए। PVR सिनेमास के लिए मैंने 3 साल हर सिनेमा में डायरेक्टर्स कट में डिजर्ट्स बनाए। जब वहाँ के शेफ्स मुझे मिले, उन्होंने कहा तुम्हारे को इतना नॉलेज है, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उनका हौसला, उनके साथ काम करते करते और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एंड मैंने अपनी स्टोर खोली GK2 में। वहाँ पे हम लोग केक्स, पेस्ट्रीज, कप केक से लेके ब्रेड्स, हर चीज बेचने लग गए। वहाँ हम 100 से ऊपर से भी प्रोडक्ट्स बेचने लग गए और देखते ही देखते मैंने खोल दिया एक क्लाउड किचन। उस टाइम क्लाउड किचन वाज नॉट कॉल्ड अ क्लाउड किचन, हम बस बेस किचन बोलते थे, और वो खोला। वहाँ पे भी बिजनेस करना सीखा, बड़े अवन्स। तब मुझे पता चला कि इंडिया में इंग्रेडिएंट्स कितने सीमित है, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है और कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोग जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ परफेक्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स नहीं है। तब मैंने सोचा कि बेकरी से बड़ा बिजनेस अगर करना है तो क्यों ना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाए, क्यों ना इंग्रेडिएंट्स बनाए, क्योंकि मेरे जैसे आई एम श्योर और भी लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्लाउड किचन खुल गया, बड़े बड़े क्लाइंट्स आ गए जैसे बिग बास्केट, PVR, बेकरी भी खोल गई, बड़ी सक्सेसफुल कर रही होगी बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बहुत शॉकिंग चीज बताऊंगी, मेरे पास कोई सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। यस, आपने मुझे सही सुना, आई डोंट हैव अ सेंस ऑफ स्मेल।
जब मैं स्विमिंग कर रही थी और स्पोर्ट्स कोटा के लिए ट्राई कर रही थी और मेहनत कर रही थी, उस टाइम मेरे को एक स्पोर्ट्स इंजरी हुई जिसके तहत आई लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल। अब आप बताओ, आप शेफ कैसे बन सकते हो विदाउट अ सेंस ऑफ स्मेल? अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपकी तो बहुत लकी लाइफ है, आपकी स्मेल ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज तो इतनी अच्छी होती है कि मतलब आपका सारे टाइम मन करता होगा खाने को। ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा हैंडीकैप, सबसे बड़ा पड़ाव था चढ़ने का। उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल था। मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा कि अगर स्मेल नहीं आ रही तो टेस्ट को और एलिवेट करो और गहराई तक देखो ताकि ओवर कॉम्पनसेट ना हो। तो अगर आप मेरे को आके बोलो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बट हाँ, आज खा के ज़रूर बता सकती हूँ कि कहाँ पे मार खाई है या कौन सा इंग्रेडिएंट क्या है। और इसको करने में सालों की ट्रेनिंग और सालों की मेहनत लगी है, ओवरनाइट नहीं हुआ है। बहुत बारी फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि कुछ जल रहा है और समझ नहीं आ रहा, एंड जब तक वो पूरा बिगड़ नहीं गया मुझे समझ नहीं आया कि वो बिगड़ चुका है, क्योंकि मैं स्मेल नहीं कर पाई। अगर आप स्मेल करते हो तो ओवन्स में जब आप एक बेकरी चलाते हो बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाती है, बट मेरे लिए मेरे सिर्फ 2 रिसोर्सेज थे, एक आइस और एक मेरा मुँह। एंड इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये दोनों एक्टिवेट करने पड़े और उसमें लगे बहुत साल, और आज भी एवरी डे इट्स वर्क। तो बेकरी तो चल ही रही थी, बट साथ साथ मैंने शुरू करा अपना ये फूड टेक्नोलॉजी का जर्नी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में फूड टेक्नोलॉजी फॉर कन्फेक्शनरी और बेकरी में कोई कोर्स नहीं है। तो मैंने जाके पेपर्स खरीदे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, उनको पढ़ा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के डब्बे खरीदे, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे, उनके नाम ढूंढे कि ये इंग्रेडिएंट्स इंडिया में किस नाम से बिकते हैं और मैं इनको कहाँ पा सकती हूँ, इनका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, अगर ये ना मिले तो इसका सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट क्या है, ये कितने प्राइस का मिलेगा, मुझे कितना यूज करना है। 2 साल लग गए और मैंने कम से कम 6 महीने चांदनी चौक में बिताए, जहाँ पे एक छोटी सी गली है नॉवेल्टी सिनेमा करके, वहाँ पे सिर्फ केक डेकोरेटिंग के ही मटेरियल्स बिकते हैं। मैं वहाँ रोज जाती थी और शॉप्स में बैठती थी उनके साथ। 2 शॉप्स थे इन पर्टिकुलर जिन्होंने मुझे बड़ा एंटरटेन किया, बट मैं वहाँ बैठ के पूरा दिन देखते रहती थी कि कौन आ रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, क्या बिक रहा है। एंड उससे इतनी नॉलेज मिली मुझे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको पता करना है कि मार्केट में क्या चलता है तो सोर्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी करते करते अपनी बेकरी के प्रॉफिट्स लगा दिए मैंने अपनी फूड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। एंड ये आसान नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे नहीं थे कि बहुत थे, तो जो आ भी रहा था उसको इसमें डालना, क्योंकि अब एक नया सपना था। लोग मुझे फिर बोल रहे थे कि अब इसको कौन सा कीड़ा काटा है, क्या इसको प्रॉब्लम है, अच्छा भला तो कर रही थी, अब इसको इसमें क्यों डालना है, यू नो। एंड उस टाइम भी मुश्किल था, तो 400 बार मैंने प्रयास किया इस प्रोडक्ट को बनाने में, एंड 2 साल लगाए, मशीनरीज ढूंढी, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स तो मुझे मिल गए, बट उसके बाद मैं इसको बनाऊं कैसे, इसमें मशीन्स कौन सी यूज होंगी। आप शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मेरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जितनी मशीन्स बनती है वो मैं बैठ के बनाती हूँ। जी हाँ, मैं मशीन्स बनाती हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट मुझे सोल्यूशन चाहिए था। चाइना से चीप मशीन्स जो आती हैं वो प्रोडक्ट्स, वो ऑयल और क्रीम को फेंटने के लिए बनती हैं, बट जैसे मैं बनाती हूँ शुगर डो, वो उसके लिए है ही नहीं। फिर मुझे मिला एक मैकेनिक जो मशीन्स रिपेयर करता था, और मैंने उनके साथ बैठ के ड्राइंग्स बनाई और मार्केट्स में घूमी पंचकिया रोड और समझा क्या मोटर, कितना एचपी, कितनी बेल्ट्स, क्या हॉर्स पावर, एक एक चीज, और हमने वो मशीन्स बनाई। आज तक मेरी कंपनी में जितनी मशीन्स हैं हम सब बनाते हैं, हमने खरीदना बंद कर दिया। तो ये एक और बहुत बड़ी पर्सनल ग्रोथ है। अगर आप डर जाओगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं स्कूल में, तो इंजीनियरिंग नहीं हूँ, मैं कैसे बनाऊँ मशीन, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बहुत ज़िद्दी होना पड़ता है, एंड ज़िद इज़ कैन बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। बीच में आया कोविड, और कोविड में सबसे बढ़िया चीज़ हुई, जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स थे वो इंडिया में आना बंद हो गए, तो मुझे एक्चुअली चांस मिला कि मैं आगे बढ़ूं और लोगों को मेरा प्रोडक्ट ट्राई करने को चांस मिले। उस टाइम लोग हम मुझे बोलते थे इम्पोर्टेड इज़ बेटर देन इंडियन, और ये मुझे बड़ा चुभता था, बिकॉज ये सच नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये सच हो, बट कैसे उनको प्रूव करूं, बड़ा मुश्किल था। तो कोविड इन अ वे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड कोविड में करते करते हम लोग 30 प्रोडक्ट और 5 लोग से पहुंच गए 150 प्रोडक्ट एंड 15 लोग। बहुत बड़ी ग्रोथ थी और बहुत बड़ा जंप मिला हमें। कोविड के बाद वही हुआ जो सबको एक्सपेक्टेड था, 2 साल सबकी सेविंग्स खत्म, एंड
सब वापस काम पे, स्पेंड्स डाउन। इस तरह मैंने सोचा कि बिजनेस की जो पिवट है वो तो गिर जाएगी बिकॉज मार्केट अब रिसेशन में आएगा, इट्स इकोनॉमिक्स। क्या किया जाए? मैंने सोचा व्हाई नॉट एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट। मेरा कंपेटिटर इंडिया में भी चाइना और टर्की होता था एंड वर्ल्ड में भी कंपेटिटर चाइना और टर्की है, तो अगर मैंने इंडिया में उनको टक्कर दे दी तो मैं बाहर क्यों नहीं दे सकती? तब मेरा कनेक्ट हुआ Amazon ग्लोबल के साथ। वो मुझे लगा एक सबसे क्लीन सेफ जरिया विद हेल्प टू अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। डर तो बहुत लगा, सच बोलूं, और मुश्किल भी बहुत था। फिर नई मार्केट, फिर नया कस्टमर, और ये भी डर लगता था कि इंडियंस के लिए बायस होगा, कि शायद मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा। वहां पे कोई, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, वहां पे मुझे मार्केटिंग नहीं करनी आती, मैं कैसे करूँ? मैंने Amazon पे अपना प्रोडक्ट डाला एंड कैंपेन्स चलाए और यहाँ से बस छलांग ले ली। आप मानोगे नहीं, द मोस्ट खूबसूरत थिंग अबाउट एन इंटरनेशनल मार्केट इज वहाँ पे किसी का फेस नहीं है, कोई आपको नहीं जानता, सब आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट से पहचानते हैं। और मेरे प्रोडक्ट की पहचान बनती गई, बनती गई, बनती गई। ग्रोथ इतनी क्रेजी थी कि पहले महीने $1,000-1,200 करने वाली कंपनी तीसरे महीने में $5,000 करती थी। और जब मैं Amazon के जितने भी इवेंट्स होती थे वहां जाके उनके सीनियर्स को बताती थी, वो उस टाइम भी बोलते थे गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनको उस टाइम भी नहीं विश्वास होता था कि मैं बहुत बड़ी कंपनी बन सकती हूँ। 5 का हो गया 25, 25 का 30, देखते देखते $120,000 प्लस, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की सेल पर मंथ सिर्फ स्प्रिंकल्स करती है। एंड मैंने पूरा Amazon ग्लोबल के ऑफिस को हिला दिया कि ये कौन है, ये लड़की कौन है और इनका प्रोडक्ट क्या है। मेरा प्रोडक्ट में इतना दम है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जो 100 साल पुराने हैं हम उनको जोर से टक्कर देते हैं। वहां पे कोई शेफ गौरी को आज तक नहीं जानता, बट किसी से पूछो कॉन्फेक्ट क्या है, सब जानते हैं। ऐसे ही बन गई मैं नॉट ओनली द फर्स्ट पर्सन बट द फर्स्ट वुमन, द फर्स्ट शेफ टू एक्सपोर्ट कन्फेक्शनरी केक डेकोरेटिव्स आउट ऑफ इंडिया। मैं पहली हूँ जिसने Amazon US, Amazon ऑस्ट्रेलिया और Amazon UK में एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है इंडिया के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि फाइनली जो मैं चाहती थी, मेरा जो सपना है कि मैं कुछ बड़ा करूं, आज मैंने अपना देश का झंडा 3 जगह गाड़ दिया है। एंड आई प्लान टू टेक ओवर एवरी कंट्री एंड मेक इंडिया प्राउड इन समथिंग जो किसी ने सोचा भी नहीं था पॉसिबल है, क्योंकि केक के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। देखते ही देखते मैं पहुंच गई शार्क टैंक, जहां पे आप सबने मुझे देखा। आपने उसके बारे में नेगेटिव चीजें भी देखी और ट्रोल्स भी देखे, इतने कमेंट्स, इतनी ओपिनियंस, और इतनी आसानी से मुझे जज कर दिया बस 20 मिनट के एपिसोड पे, बिना मुझे जाने या पहचाने, बिना मेरी कहानी जाने, बिना मेरी स्ट्रगल जाने। चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। शार्क टैंक था बहुत मजेदार, पर आपको मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो एक फ्लैशबैक हो गया मेरे लिए। वो 90 मिनट्स जो मैं उस टैंक में थी, मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस हुआ। जिद, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, मैं जिद पे अड़ी रही, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए खड़ी हूँ उस चीज के लिए मैं खड़ी रहूंगी, चाहे मैं इतने बड़े मकाम पे हूँ, चाहे 200 कैमरास हो, चाहे मेरे सामने 5 शार्क्स हो। दैट डजंट चेंज द रियलिटी और द ट्रूथ अबाउट मी। आई एम हु आई एम, जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची थी। जब मैं टैंक में घुसी और मैंने अपनी केक की कहानी सुनाई, तब मुझे बोला गया कि ये तो इतना बुरा नहीं है। मैं हैरान थी, पहले 3 मिनट में उन्होंने मुझे चौंका दिया। ये इतना बुरा नहीं है, आप अपनी वेडिंग में ऐसा केक रखेंगे? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कुछ बोलो जो लॉजिकल है, सिर्फ बोलने के लिए तो मत बोलो ना। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। और जो थोड़ा बायस लगता है ना, मैंने आपको बोला ये सारी चीजें एक चीज पे वापस आती है, जेंडर। वो फील होता है। क्यों? बिकॉज देयर वर 3 शार्क्स और उन्होंने जो भी चीजें मुझे बोली फॉर द सेक ऑफ बोलना, नॉट बिकॉज उनमें कोई लॉजिक था। उनको मेरे बिजनेस में अगर नॉलेज नहीं है तो आप एक्सेप्ट करो कि आपको नॉलेज नहीं है। पर टैंक सिर्फ नेगेटिव नहीं था, टैंक बहुत पॉजिटिव भी था। जैसे ही मैं टैंक में घुसी, बहुत कम लोग ये जानते हैं, नमिता वाज द मोस्ट एक्साइटेड। वो देख के एकदम से खुश हो गई कि वाओ दिस इज केक डेकोरेटिव्स। उन्होंने मुझसे फर्स्ट मिनट में, मेरी पिच शुरू होने से पहले भी यही शेयर किया कि वो यूएस से इंग्रेडिएंट्स खरीद के, बेकरी इंग्रेडिएंट्स, डेकोरेटिव्स लेके अपने बच्चों के लिए इंडिया लेके आती थी, और उनका लाइफ का बेस्ट टाइम वो है जब वो अपने बेटों के साथ बेक करती हैं। तो उनको समझ आ रही थी और उन्होंने 1 मिनट में सारे शार्क्स को बोल दिया शी इज राइट,
जो भी ये बोल रही है ये सच है और ये बिल्कुल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैं आई थी ढूंढने के लिए अ पर्सन हु विल बिलीव इन माई बिजनेस एंड आई फाउंड दैट इन हर, एंड शी इज द राइट पर्सन फॉर मी बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स द पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट। और तो और इसके पीछे हमारी ग्रोथ के नंबर्स आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और शायद आप सोचेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा केक डेकोरेटिव बिजनेस का। जब मैंने ये काम शुरू किया था 1918-19 में, हमारा बिजनेस था अराउंड 24 लाख। लास्ट ईयर वी क्लोज्ड एट 8 crores and this year we will close the business at 15 crores. Next year the projected revenue for this company is 40 crores. अब आप बताओ 40 crores in sprinkles and decoratives कौन खा रहा है भाई? पूरी दुनिया खाती है कॉन्फेक्ट। आई एम वेटिंग टू मेक इंडिया माई होम अगैन। मैंने जोश टॉक्स का नाम अपने टीम, अपने ऑफिस में रोज़ कुछ ना कुछ चर्चा होती है एंड इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। एंड मुझे यहाँ पे आके विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ आज और मैं इस प्लेटफॉर्म पे मेरी वॉइस है एंड इतने लोगों को मैं अपना मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ और ये इतना पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है। आई एम सो थैंकफुल कि इनको लगा कि मेरी स्टोरी में और कुछ है और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपना सच दुनिया के सामने रखूं। आई लव दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस विल बिकम वन ऑफ द, ये मेरी लाइफ का माइलस्टोन हो जाएगा इस तरीके से।